आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने MTH 645 फ़ज़ी लॉजिक के पिछले लेक्चर नंबर 1 के अंदर सेट और सेट के ऑपरेशंस और करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन को डिस्कस किया। आज हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर सेट के ऑपरेशंस को करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन की मदद से देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि यूनियन के अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो या तो ए में मौजूद होते हैं या बी में मौजूद होते हैं। तो इसको करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन के लिहाज से देखते हैं। तो करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन में हमारे पास दो आंसर आते हैं, यानी ए अप्रोच करता है या ज़ीरो को या 1 को। ठीक है, या तो आंसर हमारे पास 0 आता है या 1 आता है, जैसा कि बूलियन लॉजिक के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी भी जो है वो भी 0 या 1 को ही अप्रोच करेगा। देखें, ए यूनियन बी को हम इस तरह लिखेंगे करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन की मदद से। करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन ए यूनियन बी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन ऑफ एक्स मिन ऑपरेटर, या इसको आर ऑपरेटर भी कहते हैं, मिन ऑपरेटर भी कहते हैं, सॉरी मैक्स ऑपरेटर कहते हैं। और ए यूनियन बी अप्रोच करता है करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन ए यूनियन बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन ऑफ एक्स मैक्सिमम ऑपरेटर, या इसको आर ऑपरेटर भी कहते हैं, इसको मैक्सिमम ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका मतलब होता है आर ओ आर आर, यानी कि या करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन ऑफ एक्स मैक्सिमम ऑफ करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन ए ऑफ एक्स करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन बी ऑफ एक्स। तो इन दोनों के हम करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन को देखेंगे, उसमें जो मैक्स होगा यानी मैक्सिमम होगा, बड़ा होगा, उसको हम लिख लेंगे। इसको हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं। अगर ए सेट हमारे पास है 1 2 और बी सेट है हमारे पास 2 3, तो सिंपल अगर हम इसका यूनियन लें तो वो हमारे पास आता है 1 2 3। लेकिन अगर हम करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन के लिहाज से देखें तो ए यूनियन बी का 1 का करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन जो होगा वो देखेंगे। देखिए 1 ए के अंदर मौजूद है लेकिन बी के अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन ए ऑफ 1 करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन बी ऑफ 1। तो करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन ए ऑफ 1 हमारे पास 1 है क्योंकि ए के अंदर 1 मौजूद है, लेकिन बी के अंदर 1 मौजूद नहीं है, तो इसका करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन 0 आएगा। हमने पीछे पढ़ा था अगर तो वो सेट को बिलोंग करता है तो 1 आएगा, अगर सेट को बिलोंग नहीं करता तो 0 आएगा। अब इन दोनों में से मैक्सिमम जो है वो 1 है, तो वो हम 1 लिख लेंगे। इसी तरह अब करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन 2 का चेक करेंगे। ए के अंदर 2 भी शामिल है, बी के अंदर भी 2 शामिल है, तो इन दोनों का करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन 1 1 आता है और इसमें मैक्सिमम 1 ही है। अब हम करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन 3 का चेक करेंगे। तो मैक्स ऑफ करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन ए ऑफ 3 एंड करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन बी ऑफ 3। तो ए के अंदर 3 मौजूद नहीं है तो इसका 0 लिख लेंगे, बी के अंदर 3 मौजूद है तो इसका हम 1 लिख लेंगे, तो इसका मैक्स भी आ गया 1। इसका आप देखें करैक्टरिस्टिक फ़ंक्शन ए यूनियन बी 1 का भी 1 आंसर आया था, 2 का भी 1 आंसर आया था और 3 का भी 1 आंसर आया है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों उसके अंदर मौजूद होंगे। ए यूनियन बी भी हमारे पास 1 2 3 आया था, तो ये प्रूव हो जाता है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब इंटरसेक्शन की तरफ चलते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो ए के अंदर भी मौजूद होते हैं और बी के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो एक्स हमारे पास अप्रोच कर रहा है या 0 को या 1 को, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी भी 0 या 1 को ही अप्रोच करेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी
अप्रोच करता है करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक फंक्शन ए ऑफ एक्स, मीन ऑपरेटर यूज़ होगा इसके लिए, या इसको एंड ऑपरेटर भी पढ़ते हैं, इसको मीन ऑपरेटर भी पढ़ते हैं, करेक्टरिस्टिक फंक्शन बी ऑफ एक्स। तो इन दोनों का करेक्टरिस्टिक फंक्शन लिखेंगे ए और बी का, तो उनमें जो मिनिमम होगा उसको हम ले लेंगे। इंटरसेक्शन के अंदर मिनिमम आएगा और यूनियन के अंदर मैक्सिमम आएगा। इसको भी उसी एग्जांपल के साथ प्रूव करते हैं। ए हमारे को 1 2 है और बी हमारे पास 2 3 है। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी सिंपल, तो हमें पता है कि 2 इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो इसका आंसर 2 आ गया। अब इन तीनों का हमने करेक्टरिस्टिक फंक्शन देखना है 1 2 और 3 का। अब 1 जो है वो ए के अंदर मौजूद है तो उसका 1, बी के अंदर मौजूद नहीं है उसका 0, तो इन दोनों में मिन हमारे पास 0 आता है। और इसी तरह हम 2 चेक करेंगे, ए के अंदर 2 मौजूद है, बी के अंदर भी 2 मौजूद है, तो 1 और 1, तो 1 और 1 का मिनिमम भी 1 ही होता है। तो इसी तरह आप 3 का चेक करेंगे, 3 ए में मौजूद नहीं है लेकिन बी के अंदर मौजूद है, तो ए के अंदर मौजूद नहीं है और बी के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इसका भी आंसर 0 आएगा क्योंकि इसका मिनिमम 0 है। अब देखें, इसका 0 है, इसका मतलब ये है कि 1 जो है ये इस सेट को बिलोंग नहीं करता। इसका 1 आया, इसका मतलब है ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है 2 जो है, और जो 3 है ये भी इस सेट को बिलोंग नहीं करता क्योंकि इसका 0 आया है। अब देख लें, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 2 ही बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसका 1 आया है। अब हम इसके कंप्लीमेंट की तरफ चलते हैं। तो ए का कंप्लीमेंट अप्रोच करता है करेक्टरिस्टिक फंक्शन ए के कंप्लीमेंट ऑफ एक्स को, जो कि हमारे पास होगा 1 माइनस करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एक्स। तो अब हमारे पास एक एग्जांपल है, एक्स हमारे पास दिया है ए बी सी डी जो कि यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, और उसके अंदर से एक हमने सेट लिया ए जो कि हमारे पास ए बी सी है। तो सिंपल अगर हम ए का कंप्लीमेंट फाइंड करें तो वो हमारे पास आता है ए का कंप्लीमेंट एक्स माइनस ए। एक्स में से ए को माइनस करेंगे तो एक्स के वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो ए में मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो कि ए के अंदर मौजूद नहीं है, वो हमने लिख लिया। ये तो सिंपल हो गया। तो अब हम देखते हैं इसको करेक्टरिस्टिक फंक्शन की मदद से। करेक्टरिस्टिक फंक्शन ए ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए के अंदर ए मौजूद है तो इसलिए इसका 1 है, और बी भी मौजूद है इसलिए इसका भी करेक्टरिस्टिक फंक्शन 1 है, सी भी मौजूद है ए के अंदर इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन 1 है। लेकिन ए के अंदर डी मौजूद नहीं है तो इसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो 0 होगा। अब हमने फार्मूला देखा है कि उसके अंदर करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए का कंप्लीमेंट जो होता है वो हमारे पास 1 माइनस करेक्टरिस्टिक फंक्शन ए के इक्वल होता है। तो अब 1 में से हम ये सारे माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब ये यहाँ पे इसका आंसर 0 आया था तो 1 माइनस 0 1 आ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन डी का जो आया है वो 1 आया है। इसका मतलब ये है कि डी जो है वो कंप्लीमेंट के सेट को बिलोंग करता है, बाकी बिलोंग नहीं करते क्योंकि उनका आंसर 0 आया है। अब हमारे पास ए का जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है वो या तो 0 को बिलोंग करता है या 1 को बिलोंग करता है, यानी कि या तो उसका आंसर 1 आता है या 0 आता है। 1 कब आता है? जब वो ए को बिलोंग करता है, और 0 तब आता है जब वो ए को बिलोंग नहीं करता। लेकिन अगर हम इसको देखें, इसको एक इंटरवल के तौर पे लें, ए को यानी ए अप्रोच करता है 0 से 1 क्लोज इंटरवल, यानी इसके अंदर 0 भी शामिल है 1 भी शामिल है, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। ये सेट का मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ 0 और 1 शामिल है, लेकिन ये इंटरवल का मतलब है ये 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है, और इसके दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ करें हम ले लेते हैं कि इसके अंदर से 0.7, तो ये हमारे पास 70% होता है। अगर हम 0.3 लेते हैं तो वो हमारे पास 30% होता है।
ठीक है। तो बूलियन लॉजिक के अंदर जो है वो आंसर दो तरह का आता है, या ज़ीरो आता है या वन आता है, लेकिन फजी लॉजिक के अंदर आंसर डिफरेंट आ सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, एक्स दिया है 1 2 3 4 5 6 और उसमें एक सेट ए है जो कि सबसेट है एक्स का 2 4 6। तो इसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन देखेंगे, करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए जो है वो 2 का वो 1 आएगा और 4 का 1 आएगा और 6 का 1 आएगा, क्योंकि ये ए के अंदर बिलोंग करते हैं। बाकी बिलोंग नहीं करते तो इनका ज़ीरो आ जाएगा। देखिए करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ 1 जो है वो ज़ीरो आया है क्योंकि ज़ीरो उसके अंदर शामिल नहीं है, और करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ 2 1 आया है क्योंकि वो इसके अंदर शामिल है। इसी तरह जो 3 का करेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो भी ज़ीरो है क्योंकि वो शामिल नहीं है। 4 का 1 है क्योंकि वो शामिल है। 5 शामिल नहीं है तो उसका ज़ीरो है। 6 शामिल है तो इसका 1 है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने करेक्टरिस्टिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के 4 मेथड्स पढ़े थे। उनमें से एक ये मेथड है कि हम जिसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन लेना होता है उसको पहले लिखते हैं और जो उसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है वो बाद में लिखते हैं। तो इसका ये फार्मूला है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है फर्स्ट लेक्चर के अंदर। अब देखें 2 का करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो 1 है क्योंकि 2 शामिल था, 4 भी शामिल था, इसका भी 1 है, 6 शामिल था, उसका भी 1 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे पता चलता है कि बाकी जो एलिमेंट हैं उनका करेक्टरिस्टिक फंक्शन ज़ीरो है, इसलिए वो हमने नहीं लिखा। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 का करेक्टरिस्टिक फंक्शन ज़ीरो है क्योंकि वो 1 उसके अंदर शामिल नहीं है, और 2 का करेक्टरिस्टिक फंक्शन 1 है क्योंकि वो शामिल है। 3 शामिल नहीं है तो इसलिए उसका ज़ीरो है। 4 शामिल है तो उसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन 1 है। 5 जो है वो शामिल नहीं है तो इसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन ज़ीरो है। 6 शामिल है तो इसका करेक्टरिस्टिक फंक्शन 1 है। अब हम इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ए हमारे पास है टाल मैन का सेट। तो अब हमें क्या पता कि टाल मैन कौन से हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक स्केल जो है ना वो बना लेंगे उसका। तो उसमें हम कहते हैं कि जो 180 सेंटीमीटर के इक्वल या इससे बड़े हैं वो टाल हैं, और जो 160 से 180 सेंटीमीटर से लेस हैं, यानी जो 180 सेंटीमीटर से छोटे हैं वो स्मॉल मैन हैं। तो ये हमने एक स्केल इसका बना लिया। इसको ग्राफिकली अगर देखें तो हमारे पास इस तरह का ये ग्राफ बन रहा है। तो इसमें जो 160 से 180 सेंटीमीटर के दरमियान में है ये स्मॉल हैं, और जो 180 से 200 सेंटीमीटर के दरमियान में है ये टाल हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ काबिल गौर है कि एक आदमी जो है वो 160 सेंटीमीटर का है और एक 175 सेंटीमीटर का है, तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं। अब हम फजी लॉजिक वर्सेस बुलियन लॉजिक को देखते हैं। फजी लॉजिक इज़ एन अप्रोच टू कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ ट्रूथ रेदर देन द यूजुअल ट्रूथ और फॉल्स 0 और 1। बुलियन लॉजिक ऑन विच द मॉडर्न कंप्यूटर इज़ बेस्ड। जो बुलियन लॉजिक होता है उसके अंदर हमारे पास या ट्रूथ होता है या फॉल्स होता है, या यानी ज़ीरो होता है या 1 होता है। लेकिन फजी लॉजिक के अंदर हम मुख्तलिफ कैटेगरीज बना के डिस्कस कर सकते हैं, इसीलिए हमें फजी लॉजिक की ज़रूरत पड़ी। अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। तो अगर बूलियन लॉजिक को देखा जाए तो इज़ अकरम ऑनेस्ट, क्या अकरम जो है वो ऑनेस्ट है, या इसका आंसर यस होगा या नो होगा। इसको हम बूलियन लॉजिक या ट्रेडिशनल बाइनरी लॉजिक कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको फजी लॉजिक के ज़रिए देखें तो हम कह सकते हैं इज़ अकरम ऑनेस्ट। इसकी मुख्तलिफ हमने कैटेगरी बना ली। एक्सट्रीमली ऑनेस्ट यानी कि वो बिल्कुल ऑनेस्ट है तो उसको हम उस 1 का दर्जा दे लेंगे, और वेरी ऑनेस्ट बहुत ऑनेस्ट है यानी इसको 0.8 पॉइंट दे लेते हैं। और इसी तरह ऑनेस्ट एट टर्न्स यानी कि वो थोड़ा बहुत ऑनेस्ट है तो इसको हम 0.4 दे लेते हैं।
एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट, यानी वो बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, इसको हम ज़ीरो का नाम दे देंगे। तो इसको हम कहते हैं फ़ज़ी लॉजिक। यानी फ़ज़ी लॉजिक के अंदर हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बना लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 अख्ताम पज़ीर होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।